Hello, good evening, students. Today we are going to discuss about the questions of one words in L1 exam. L1 एग्जाम में जो हमारे वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। जिस स्कूल में आप पहले पढ़े हुए हो, अब नहीं पढ़ते, पहले आप पढ़ते थे, आपका जो पुराना भूतपूर्व स्कूल है उसको आप बोलते हैं एल्मा मैटर, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्मा मैटर। और जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको अलमनाई कहते हैं। स्टूडेंट्स को तो अलमनाई कहते हैं, जो पहला ए ऑप्शन दे रखा है, और स्कूल को एल्मा मैटर कहा जाता है। तो इसका आंसर आप 2 कर देंगे। फिर अगला देखिए, द पीरियड बिटवीन टू रेंज, 2 अलग अलग जो साम्राज्य होते हैं उनके बीच में जो समय होता है, कई बार जैसे ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर पीरियड्स में आया था, चार्ल्स फर्स्ट राजा थे, फिर चार्ल्स सेकंड राजा बने, उसके बीच में 10-12 साल रिपब्लिकन जो है वो रूल रहा। तो जो बीच का मध्यकाल का जो समय होता है 2 राज्यों के बीच में, 2 शासनकाल के बीच में, उसे आप इंटरग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंटरग्नम कहते हैं। तो 4th होगा द राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ नहीं सकते उसको आप इलेजिबल कहते हैं। इलेजिबल, इलीगल होता है गैर कानूनी, इलेजिबल होगा ए एंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ी नहीं जा सकती हो। ए पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर सोचता रहता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलता है, बाहर लोगों से बात करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो इसमें आंसर होगा आपका इंट्रोवर्ट। 4th आंसर करेंगे। ए पर्सन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से आप धोखा दे सकते हैं। वो स्मार्ट होता है, गलीबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्स्पायरेटर होता है। गलीबल, बेवकूफ टाइप का व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी से आप बेवकूफ बना सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, गलीबल। जिसको बड़ा ऐसे याद रखो, मारवाड़ में गैलिया बोलते हैं, जो गैलिया होता है, बेवकूफ होता है, कोई बेवकूफ बना सकता है, ऐसे याद रख सकते हो इसको आप, गलीबल। वन हु क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, उसे क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं आप देखो, एक तो होता है इसके अंदर, आपको ध्यान होगा, थीस्ट। थीस्ट तो दे नहीं रखा, तो यहां पर होगा एल्ट्रुइस्ट, मार्किस्ट, एग्नोस्टिक होता है, जो धर्म को ज्यादा मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, उसको पोलीग्लॉट, जो केवल 2 लैंग्वेज जानते हो, बाइलिंगुअल, लिंग्विस्टिक जो भाषा का जानकार होता है, और पोलीग्लॉट, ग्लॉट यानी भाषा जो गले से ग्लॉटी से बोली जाती है, तो पोली यानी बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा भाषाओं को जानता है उसको पोलीग्लॉट कहते हैं। एक गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, अमीर लोगों का शासन, प्लूटोक्रेसी कहते हैं, जो अमीर लोगों के शासन को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी होता है जो सामंत लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट पीपल, उनके शासन को। डेमोक्रेसी जो होता है वो पब्लिक पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनके शासन कहा जाता है। मोनार्की जो राजा होता है उसके शासन को कहा जाता है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। और आपका जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो है ए मैसेज रिटन ऑन द टूम ऑफ अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति की मकबरे पर जो एक मैसेज लिखा जाता है, उसके ऊपर एक संदेश लिखा जाता है, उसे एपिटाफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपिटाफ, जो कि किसी की कब्र पे लिखा जाता है। एपिग्राफ होता है कोई छोटा सेंटेंसेस, अच्छे सेंटिविटी, है ना। थीसिस वो होता है। तो एपिटाफ हो जाएगा। 2 आंसर करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये क्लास खत्म होती है अपनी। तो देखते हैं अब मैथ्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में से सब छोटे भिन्न क्या है? अगर नंबर नीचे वाले नंबर बहुत इजी हैं, जिनका पहाड़ा आपको आता है, तो आप भाग लगा लीजिए। तो 5 में 8 का भाग लगाया तो देखो 0.6, 3 में 4 का भाग लगाया 0.7, एक अंक को तक निकाल लो, पता चल रहा है 16 8 128, 0.8 और 0.5। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 0.5 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.424, 24 पे बार है को P/Q में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। तो 0.424 इस पर बार है, तो नीचे क्या करोगे? नीचे सबसे पहले बार हटाओगे, 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, एक पर बार नहीं, एक बार 0। अब ऊपर क्या करोगे? पूरा नंबर 424, उसमें से 4 घटा दो, जितने अंकों पर बार नहीं है वो हटा दो बस। तो 420/990, इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 कट जाएगा,
3 से काटा 14/33 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 0.16 बार प्लस 0.15 बार माइनस 0.13 बार का मान ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहा है। तो 0.16 बार अभी समझाया, एक अंक पर बार है तो एक बार 9, एक पर बार नहीं है तो 0, तो हो जाएगा 16 में से गया तो 15, तो ये बचेगा 15/90। अगला देखो 0.15 बार की बात करें, मतलब 15 पे 5 पे बार है तो 90 नीचे आएगा, पर 15 में से घटा दोगे तो आएगा 14/90। उसके बाद अगर मैं बात करूं 0.13 और केवल 3 पर बार है तो 9 और 0, तो 13 में से एक गया तो कितना बचेगा बेटा? 12/90। अब तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ना था तो 15 + 14 29 माइनस 12/90, क्योंकि तीनों का लघुत्तम 90 है तो 17/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 और 4/5, मतलब 4 भिन्न में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो जब भिन्नों के अंश हर में अंतर समान होना तो सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा ही होता है, सब छोटा होता है। तो लार्जेस्ट है 5/6, स्मॉलेस्ट है 2/3 और इनका अंतर निकालेंगे तो लघुत्तम आएगा 6, 5 में से 4 गया तो 1/6। ये कब करना है? जब भिन्नों का अंतर समान हो अंश हर में, तब जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए, अंश को घटाया 80% तो 20% बचेगा अंश, और हर को मान लिया y, उसको घटाया 60% तो बचेगा 40%। बराबर किसके? 5/6 के बराबर है। ये कट गया 2 बार तो x/y निकालना है, 5/6 2 ऊपर आ गया तो 5/3। पूछ रहा है मूल भिन्न ज्ञात करो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला है 0.225 और 0.227 के बीच में दशमलव की संख्या हो सकती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं दशमलव की कितनी संख्याएं। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, 0.226 इसके बीच में होगा, आप जानते हैं। 0.59 भी इसके बीच में होगा, 0.22595 भी इसके बीच में होगा। तो ऐसे करते करते मैं मैनी बहुत सारे आंसर लिख सकता हूं, यानी अनंत संख्याएं लिख सकता हूं, क्योंकि ये 2 परिमेय संख्या हो एक तरह से, और 2 परिमेय संख्याओं में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ध्यान रखना। इसमें इसका डिवाइड करना है, 0.1404 डिवाइड बाय 0.06। अगर आपको कभी डिवाइड में दिक्कत आ रही तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 लगा दो, और नीचे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 0 लगा दो। करेक्ट, 2 0 तो कट जाएगी हमारे ऊपर। अब सीधा 6 का भाग लगाओ, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 बचेगा, ठीक है, 20 हो गया, 6 3 18, 6 चौक 24, और पॉइंट 2 अंकों बाद तो 2.34 इसका सही जवाब हो, क्योंकि 100 बचा हुआ है ना। 2.34 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। ये शायद लास्ट प्रश्न होगा शायद, नहीं तो इसके बाद एक और होगा। दशमलव में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 0.001, 0.01 डिवाइड करोगे 0.005 तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 0.0004 ये हमारे पास हो गया। सबसे छोटी कौन है? अगर मैं देखूं पॉइंट सब में समान कर दूं तो 4 अंक यहां पर है, 40 ये 4 ही रहेगा, ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। छोटा 4 है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे छोटा पूछा था मुझसे, शायद ये अंतिम प्रश्न है हमारा। 17 गुणा 29 बराबर ये है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो पहले पॉइंट हटा दो, इसकी जगह नीचे 0 लगा दो, कितनी? 4 0। अब देखो 2 0 कट गई मेरे पास, 17 गुणा 29 493 बटे में 100 तो 4.93 ऑप्शन नंबर थर्ड का सही जवाब है। तो ये हमारे मैथ्स के सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। हेलो नमस्कार दोस्तों सबको। अब अपना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न हैं वो देखेंगे हम। तो आज के आपके इस टेस्ट में इकोनॉमिक्स का एक छोटा पार्ट था और उसके प्रश्न इसमें दिए गए। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो सीधे डायरेक्ट प्रश्न है ये,
और इनमें कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न है। देखो, आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए? प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, तो देखो प्रति व्यक्ति आय, इसमें आपका सही आंसर होगा 1,85,053 रुपए। दोस्तों, ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर, प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2024 और 25 में रही। और यदि बात करें पिछली आर्थिक समीक्षा की, यानी कि 2023 और 24 के अनुसार, 2023 और 24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय रही है 1,66,647 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि पिछली आर्थिक समीक्षा के अनुरूप इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में 11.04% की वृद्धि दर्ज की गई है ना। तो ये पिछली बार 2023-24 में थी और ये 1,85,053 ये 2024 और 25 में रही है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन। देखो, पहले तो ये देखना है कौन से मूल्यों के आधार पर पूछा गया। तो स्थिर कीमतों के आधार पर देखो, ये दो तरीके से योगदान पूछा जाता है। एक प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर, और एक स्थिर कीमतों के आधार पर। और स्थिर कीमतों में जो आधार वर्ष माना गया है वो है 2011 और 12, 2011 और 12 के अकॉर्डिंग। तो देखो, इसमें पूछा गया स्थिर कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रतिशत कितना है। और इसमें सही आंसर होगा आपका 26.54%। ये स्थिर कीमतों के आधार पर है और प्रचलित कीमतों के आधार पर योगदान रहा है आपके बार 26.92%। और ये देखो 28.39 है, ये है औद्योगिक सेक्टर का योगदान, उद्योगों का योगदान है। और 45.07 ये सेवा क्षेत्र का योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान। तो स्थिर कीमतों के आधार पर राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योगों का योगदान है 28.39 यानी 39%। कृषि का योगदान है 26.54 यानी कि 54%। और सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.07%। उसके बाद में देखते हैं अगला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे, प्रचलित कीमतों के आधार पर अगर पूछा जाए, प्रचलित कीमतों के आधार पर, तो देखो प्रचलित कीमतों के आधार पर राजस्थान की कुल जीएसवी में कृषि का योगदान, इसमें कृषि का योगदान 26.92% है। उद्योगों का योगदान 27.16% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92% है प्रचलित कीमतों के आधार पर। और स्थिर कीमतों के आधार पर यह है कृषि का योगदान, 26.54, उद्योगों का है 28.39 और सेवा क्षेत्र का है 45.07। उसके बाद में देखें अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में पूछा गया आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। और इसमें जो अपना खाद्यान्न उत्पादन रहने का अनुमान जो लगाया गया है वो है 267.67 लाख मेट्रिक टन, मेट्रिक टन फैक्ट आंकड़ा है। उसके बाद में देखें मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है। टोटल सड़कों की लंबाई मार्च 2024 तक, और ये है 3,17,121 किलोमीटर, 3,17,121 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं,
कितने प्रतिशत? तो ये आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राजस्थान के 91.09% गांव जो है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं, यानी कि अभी तक 100% गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं, 91.09% जुड़े हैं। मार्च 2024 तक राजस्थान का औसत सड़क घनत्व कितना है? बहुत बार एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सड़क घनत्व, औसत सड़क घनत्व है, और ये है 92.66 किलोमीटर, और ये है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जो सड़कों की लंबाई है वो है 92.66 किलोमीटर। जबकि भारत के अंदर है ना, भारत में जो सड़क घनत्व है, भारत में सड़क घनत्व है वो है 165.24, और राजस्थान में जो सड़क घनत्व है, राजस्थान में जो सड़क घनत्व है वो है 92.66 किलोमीटर। उसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। यदि हम प्रचलित कीमतों के आधार पर बात करें, प्रचलित कीमतों के आधार पर बात करें, तो कीमतों के आधार पर अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कृषि का योगदान जो है वो 26.92% है, उद्योगों का योगदान है वो 27.16% है, और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 45.92%। तो सबसे ज्यादा योगदान बताओ कौन से क्षेत्र का रहा? तो सेवा क्षेत्र आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखेंगे अगला, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? सीधा डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26,325.19 मेगावाट। उसके बाद में देखें वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या कितनी है? राजस्थान में टोटल पर्यटकों की संख्या 23.21 करोड़, ये वर्ष 2024 में। इसको हम अगर लाख में पूछा जाए तो 2321 लाख हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक, अब की बार जो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आए हैं वो आए हैं सीकर जिले में। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक बताओ कौन से जिले में? सीकर। और विदेशी पर्यटक जो है वो सर्वाधिक आते हैं, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं जयपुर जिले में। कौन सा जिला? जयपुर। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से देश से आए हैं? तो विदेशी पर्यटक अब की बार सर्वाधिक आए हैं अमेरिका से, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, अमेरिका। क्लियर? और देखते हैं आगे। और दोस्तों ये इतने ही प्रश्न थे अपने इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी से रिलेटेड। बाकी कौन पढ़ेंगे? बाकी अब आपके सामने आ रहे हैं अगले सर, नेक्स्ट। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। बात करेंगे हम आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हिंदी से संबंधित हमारे प्रश्न दे रखे, उससे संबंधित बात करने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? सामासिक पदों में निहित समास के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है। वीर श्रेष्ठ दे रखा है, अधिकरण तत्पुरुष समास दिया है, राज दरबार संबंध तत्पुरुष समास है, अवसर वंचित, अवसर वंचित में अवसर से वंचित सामासिक विग्रह दे रखा है, सही दे रखा है, ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं इधर समास के नाम दे रखा है, ये सामासिक विग्रह दे रहा है। उसने कहा विषय में अनुपयुक्त विकल्प चुनना है। घुड़साल कर्म तत्पुरुष समास। अब बताइएगा, आपके सामने 4 विकल्प, अच्छी तरीके से सोचिएगा। समास एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि आपने समझ विकसित करके नहीं किया है तो गलत हो जाएगा। पहला आपके सामने क्या है भाई? वीर श्रेष्ठ दे रखा है। कौन सा है? वीर श्रेष्ठ ऑप्शन में दे रखा है। तो वीर श्रेष्ठ का सामासिक विग्रह हो जाता है वीरों में श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। और कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। दूसरा होता है राज दरबार, तो इसका होता है राजा का दरबार,
राजा का दरबार, ठीक है, किसका होता है? राजा का दरबार होता है। अवसर से वंचित है, बात सही कह रहे। गुड़ साल, कर्म तत्पुरुष नहीं होता, ध्यान रखना। गुड़ साल का बोध करवा रहा है, किसका है? गुड़ साल का बोध करवा रहा है, तो इसमें आप करो घोड़ों के लिए साल या भवन होता है। किसके लिए होता है? घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब है भवन। और के लिए किस में प्रयोग किया जाता है? संप्रदान में। किसमें है? संप्रदान में, ठीक है। तो ये आपके सामने विकल्प, 4 विकल्प है, चारों के आपके सामने दे रखा है, ठीक है। राजा का दरबार दे रखा है, संबंध तत्पुरुष समास है। राजा का दरबार संबंध तत्पुरुष, वीरों में श्रेष्ठ है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, सही बात है। अवसर से वंचित है, ये अपादान है। कौन सा है? अपादान है, बात सही कह रहा है भाई, ठीक है। और कर्म तत्पुरुष समास, इसमें विकल्प आपका सही, चौथा विकल्प सही है। कौन सा है? घोड़ों के लिए साल होता है, संप्रदान है, इसमें लिखा हुआ है कर्म तत्पुरुष समास है। आप इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, कौन सा भाई? अवसर से वंचित दे रखा है, 3 में नाम लिखा हुआ है और 1 में, ये नाम से क्या हो गया? इसमें आपका क्या है? सामासिक विग्रह दे रखा है, सही दे रखा है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है? यथाविधि, अव्यभाव पढ़ते हो, और पाणी पल्लव, बलाहक, पुंडरीकाक्ष। तो देखो सीधा सा पड़ा है आपके सामने, पुंडरिक, पुंडरिक क्या शब्दों का? पुंडरिक धन अक्षी, पुंडरिक धन अक्षी दे रखा है, ठीक है। अक्षी नहीं है तो अक्ष भी कर सकते, अक्ष भी आंख का पर्यायवाची होता है, अक्षी भी आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो कर सकते हो। इसमें किसके समान भाई? ये विष्णु के समान होता है, यानी पुंडरिक, पुंडरिक के समान अक्षी, तो कौन है? विष्णु है। कौन है? विष्णु है। और हमारा समास कौन सा हो जाता है? बहुब्री समास होता है। विकल्प कौन सा है? चौथा विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा विकल्प होगा? चौथा विकल्प सही होगा। एकदम शानदार उत्तर है आपका, ध्यान रखना। जिसकी आंखें पुंडरी के समान अक्षी, या कह सकते पुंडरी के समान आंखों वाला, कमल के समान हो, जिसकी आंखें कमल के समान हो, जिसकी आंखें, ये भी ध्यान रखना, आंखें कमल के समान हो, तो कौन कहलाता है? विष्णु कहलाता है। दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल जाता है। पुंडरी के समान अक्षी वाला क्या कहलाता है? पुंडरीक मतलब क्या हो गया भाई? जिसकी आंखें कमल के समान हो, वह कौन हो गया? हमारा विष्णु हो गया। कौन है? विष्णु है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 4 नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल श्रेष्ठ है भाई। अगला प्रश्न देखो, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। देखो, कुशासन दे रखा है, कुशासन, कुत्सित, कुत्सित है शासन जो, शासन जो, या कैसे? कुत्सित है जो शासन, ठीक है, एक ही बात। नर पुंगव, नरों में पुंगव, नरों में पुंगव, पुंगव। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता, रूपी लता, कीर्ति रूपी लता। नर है जो पुंगव, ये भी कह सकते हो। नर है, नरों में है जो पुंगव, नरों में है जो पुंगव, पुंगव। और पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण। विकल्प आपका चौथा सही है। देखो, नरों में पुंगव है, नरों में श्रेष्ठ अधिगण तत्पुरुष समास में होता है, लेकिन नरों में है जो पुंगव, तो इसमें आपको पहले ये विकल्प करना है। कौन सा करना है भाई? पहले ये करना है। कौन सा? नरों में है जो पुंगव है। इस ऑप्शन की दृष्टि से आपके सामने आता है तो पर्वतों यानी पर्वत पर आरोहण, ये तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। और इसने कह दिया कर्मधारय समास नहीं है, तो चौथे ऑप्शन में नहीं है। कौन सा है? चौथा ऑप्शन नहीं। अगला प्रश्न देखो,
किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? वाक चातुर्य, वाक में चातुर्य, तीर्थाटन, तीर्थधन अटन, अरण्य धन ओदन और मीन केतु। देखो सीधा सा पड़ा, मीन केतु किसके लिए आता है? कामधेनु के लिए आता, सॉरी कामदेव के लिए आता है। किसके लिए? कामदेव, कामदेव के लिए आता है, बहुब्री समास है। क्या मीन केतु का मतलब होता है ध्वज, मीन का मतलब होता है मछली, क्या होता है? मछली होता है। उससे संबंधित आपसे प्रश्न दे रखा है, स्पष्ट प्रश्न दे रखा है, वह जिसकी मीन के समान केतु है, वह जिसकी मीन के समान केतु यानी ध्वज है, वो कौन है भाई? कामदेव है। कौन सा है? कामदेव है। विकल्प कौन सा सही है? चौथा विकल्प इसमें आपका एकदम सही विकल्प निकलेगा। अगला प्रश्न, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? देखो, पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की, पन्न चक्की, वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षु श्रवा, समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र। देखो पवन से चलने वाली नहीं, पानी से चलने वाली, कौन सी होगा? पानी से। असंगत पूछा हुआ ना, यही विकल्प होगा कि पानी से चलने वाली। पन्न चक्की दे रखा है, पवन चक्की थोड़ी है। कौन सा दे रखा है? पन्न चक्की होता है, ध्यान रखना। पानी से चलने वाली है, पन्न चक्की कहलाता है इसमें। अगला प्रश्न देखो, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प का चुनाव कीजिएगा। पहला जातिगत दे रखा है, जाति को गत, क्या होगा? जाति को गत, जाति को गत हो गया। कर्म तत्पुरुष समास दे रखा है, सही बात कह रखा है। रण विमुख, रण से विमुख होता है, क्या होता है? रण से विमुख, ध्यान रखना कौन सा होता है? रण से विमुख। वन मानुष, क्या बात है? रण से विमुख, विमुख ये तो अपादान होता है। कौन सा होता है? अपादान, अपादान तत्पुरुष समास होता है। वन मानुष का सामासिक विग्रह करते, देखो वन मानुष का सामासिक विग्रह क्या होता है भाई? बताओ जल्दी से, क्या होगा? वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष, तो लुप्त पद हो गया। देखो में रहने वाला, बीच में पदों का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। वन और मानुष से बन गया, तो ये लुप्त पद हो गया। खुश नसीब, क्या बात है? क्या खुश है जो नसीब, क्या हो जाता है? खुश है जो नसीब, खुश है जो नसीब, क्या है? नसीब, खुश है जो नसीब, कर्मधारी समास है, तो ये आपका अपादान होगा। कर्ण तत्पुरुष समास इसमें दे रखा है, वो क्या होगा? हमारा गलत विकल्प है भाई। कौन सा? गलत विकल्प है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या बात है? कुसुम कोमल, कुसुम कोलम, कोमल का करो, क्या करोगे? सामासिक विग्रह भाई। कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान कोमल, ये तो कर्मधारी समास है, सही बात कह रखा है। दूसरा आता है इसमें आपका कौन सा भाई? भक्ष्य, भक्ष्य, ये बन जाता है भक्ष्य या अथवा अभक्ष्य, अभक्ष्य, भक्ष्य अथवा अभक्ष्य, वैकल्पिक द्वंद्व है, सही बात है। मोहपाश, क्या बात है? मोह, मोह रूपी पाश, या दूसरा आता है मोही पास, मोह ही पाश, वो होता है हमारा कौन सा भाई? कर्मधार्य। कौन सा धार्य? कर्मधार्य। लेकिन यहां पर दे रखा है कर्ण तत्पुरुष हो रखा है। कौन सा? कर्ण। क्रोधा अग्नि, तो अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध, कौन सा हो जाता है? अग्नि रूपी क्रोध, कर्मधारय समास में आता है। कौन सा है? अग्नि रूपी क्रोध। तो थोड़ा ध्यान रखना, आपके सामने आप कौन सा विकल्प सही होगा भाई? तीसरा विकल्प मोह पास होता है, मोह रूपी पास या मोह ही पास होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है, इसने कर्ण तत्पुरुष समास दे रखा है, यही विकल्प आपका गलत होगा। कौन सा समस्त पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? बताओ भाई। खुश है जो बू,
कर्मधारय। खुश है जो वो कर्मधारय। नवविवाहित स्त्री कर्मधारय। नवविवाहित है जो स्त्री लघुतर, लघु है जो उत्तर, ये भी कौन सा है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय है। 25 हो गया, कौन सा हो गया? 25। 5 और 20 क्या हो जाएगा? 5 और 20। यही कौन सा होगा? द्वंद्व समास होता है। कौन सा है? द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व हो जाता है। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, बताओ कौन सा होगा भाई? जन्म रोगी है, जलजात है, राजद्रोह है, पदाक्रांत है। क्या बात है भाई, शानदार प्रश्न, बताइएगा भाई, शानदार प्रश्न, बताइएगा भाई। जन्म से रोगी है, जन्म से रोगी, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास नहीं है, जन्म से रोगी दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा कौन सा आता है भाई इसमें? जल में जात है, जल में जात, जल में जात हो गया। फिर आता है कौन सा? ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त है, राजद्रोह है ना, कौन सा होगा? राजद्रोह। इसमें हो जाता है राजा से द्रोह, या हम कह सकते हैं इसमें राज्य से द्रोह, ठीक है। और कौन सा हो गया भाई? पदाक्रांत, पद से आक्रांत, पद से आक्रांत, पद से आक्रांत हो जाता है, ठीक है। किस से भाई पद से आक्रांत हो रहा है? तो कौन सा विकल्प होगा इसमें, बताइएगा भाई। जल में जात होता है, जल में उत्पन्न होने वाले की बात कर रहा है, सही बात है। इसमें पद से ये होता है करण, कौन सा होता है? करण से साधन का प्रयोग कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? करण का प्रयोग कर रहा है, इसमें पदाक्रांत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो इंग्लिश के आगे आपके, तो ये कौन से थे? हिंदी के प्रश्न थे आपके, इतने ही थे इसमें। तो इस अंक में बस सिंपल से थे आपके, समाज से संबंधित प्रश्न दे रखे थे। जी भाई, जी देख लो एक बार, ठीक है। तो आगे बात करेंगे अगले सर आपके, इस अंक में बस इतना ही।